ये स्टूडेंट्स अब उसने बात की है एक और सेट की जिसे हम ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप के बारे में अगर कोई पूछे कि ग्रुप क्या चीज़ है तो ग्रुप एक सेट हुआ करता है। तो सारे सेट्स अलबत्ता ग्रुप नहीं होते हैं, सेट्स में से कुछ सेट्स ही ग्रुप हुआ करते हैं और इनफैक्ट वो वाले सेट्स ग्रुप हुआ करते हैं जो इन वाले एक्सियम्स को फॉलो करते हैं जो हमने यहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं। वो एक्सियम्स ये वाले 3 हैं। अगर ए नंबर को भी शामिल कर लो तो ये 4 हो जाते हैं, लेकिन एनीवे अभी हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उसने ये रिमेंबर, ये जो ग्रुप है या रिंग है, फील्ड है, वेक्टर स्पेस है, नॉर्म्ड स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये सारे के सारे सेट्स हैं। इनके एक्सियम्स बदलते चले जाएंगे हमारी ज़रूरत के तहत, हमारी रिक्वायरमेंट के तहत, और हम इनको नाम देते चले जाते हैं। तो ग्रुप चूँकि एक सेट था और सेट को मुझे एस से, कैपिटल एस से डिनोट करना चाहिए था, लेकिन बाद में चूँकि हमने इसी सेट को ग्रुप क्या लेना है, लिहाजा जी से ही हमने इसे डिनोट कर दिया कि ये पहचाना भी बजाय बाद में कि ये आम वाला सेट नहीं है बल्कि ये ख़ास सेट है, यानी कि ग्रुप है। तो पहली शर्त इस सेट पे उसने लगाई है जी, उसने सेट का नाम रखा जैसे मैंने बताया। तो दिस सेट मस्ट नॉट बी एम्प्टी। तो पहली शर्त ये है कि जी इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये कैपिटल 5 है स्टूडेंट्स, और ये नोटेशन है, आपको पता है, एम्प्टी सेट की। अब बात ये है कि अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है तो उसमें तो एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो उस एलिमेंट की आगे उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हमने लिखनी थी। तो वो जब उसमें है ही कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें ट्रू हैं, तो लिहाजा हम एम्प्टी सेट्स की बात ही नहीं करते, ताकि उसके जो मेंबर्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो हम लिख सकें और उनको हम देख भी सकें कि कहीं वैलिड हैं कहीं नहीं हैं, तो कौन से सेट्स में वो वैलिड हैं और कौन से में नहीं है, ताकि उनको डिस्टिंग्विश कर सकें। लिहाजा हर जगह पहली शर्त यही होगी कि द सेट मस्ट नॉट बी एम्प्टी। और फिर उसने ए नंबर लिखा है, ये लोकली ऐसे नंबर लगाए, इसे 1 भी कह सकते थे। उसने लगाया कि ये जो सेट है किसी ऑपरेशन से क्लोज्ड होना चाहिए, और ऑपरेशन को जनरली हम स्टेरिक से डिनोट करते हैं, ये वाला स्टेरिक। तो ऑपरेशन की पर्टिकुलर जो हैं वो एग्जांपल्स होती हैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, या कोई और भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो कहता है कि ये वाला जो सेट है पहले तो खाली नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो क्लोज्ड होना चाहिए किसी ऑपरेशन के साथ। अब क्लोज्ड होने से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? फ़र्ज़ करो एक कमरा हो और उस कमरे में कुछ बॉल्स पड़ी हों, हम हर 2 बॉल्स को आपस में टकराएं और वो बॉल्स जो हैं वो टकराने के बाद कभी कमरे से बाहर ना जाएं, तो पता चलेगा कि कमरे का कोई दरवाज़ा, रोशनदान, विंडो वगैरह नहीं है, यानी कमरा क्लोज्ड है। तो इसी सेंस को यहाँ उसने यूज़ किया है। तो उसने लिखा है कि फॉर ऑल ए एंड बी टेकन फ्रॉम दैट सेट, इफ़ ए स्टेरिक बी बिलोंग्स टू जी ईच टाइम्स। क्या है कि कोई 2 हम ग्रुप के मेंबर्स उठाएं, उनको आपस में ऑपरेट करें, तो जवाब उसका जो है वो इसी सेट में रहना चाहिए, और हर बार हर ए और बी के लिए यानी इसी सेट में उसका जो है वो उसका ऑपरेशन के बाद जवाब लेना चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो क्या हो स्टूडेंट्स कि स्टेरिक बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए एंड बी टेकन फ्रॉम जी, तो हम कहते हैं कि दिस सेट जी इज़ क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन स्टेरिक। और इसी बात को एक और अंदाज से भी हम कह सकते थे कि जी स्टेरिक एक ऐसा फंक्शन है कि जी क्रॉस जी को जी में ही मैप कर देता है, जी के पेयर्स पे अप्लाई होता है और उनका जवाब जी के अंदर ही रहने देता है। तो इस बात को यूं भी लिख लेते हैं कि स्टैटिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो ये जो उसने लिखा ना, स्टैटिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, इसका एक और तर्जमा भी यहाँ लिख सकते थे हम कि स्टैटिक मैप्स जी क्रॉस जी टू जी, जी क्रॉस जी को वो जी में ही मैप करता चला जाता है। तो ऐसे फंक्शन को जो एस क्रॉस एस को एस में ही मैप करता चला जाए, उसे बोलते हैं ऐसे फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस। तो ये अलहदा से भी कभी डेफिनेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तीनों बातों का ये तीनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशंस थी और नेम थे। ये पहले वाला ये कि जी इज़ क्लोज्ड अंडर स्टैरिक,
ये दैट इज़ के बाद जो लिखा है ए स्टैटिक बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए एंड बी टेकन फ्रॉम जी, ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। और ये ऑपरेशंस की ज़ुबान में जो तीसरे तौर पे मैंने उसे लिखा है दैट इज़ करके कि स्टैटिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, या अगर चौथा मैं ये लिख देता दैट इज़ करके कि स्टैटिक मैप्स जी क्रॉस जी इन टू जी। तो ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर उसने लिखा है, ये उसका जो बेसिक था स्टूडेंट्स, वो उसने बता दिया कि किसी ऑपरेशन से ये क्लोज होना चाहिए। अब इसी ऑपरेशन की आगे 3 प्रॉपर्टीज़ मज़ीद हम देखना चाहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी उसने लिखी कि दिस ऑपरेशन मस्ट बी एसोसिएटिव इन जी। एसोसिएटिव लॉ का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमने तीन एलिमेंट्स को ऑपरेट करना है इस ऑपरेशन के तहत, इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, और उनकी तरतीब नहीं बदलनी, बल्कि उनमें इस ऑपरेशन की प्रेसिडेंस हमने चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ लिखा है उसने ए स्टैटिक बी स्टैटिक से, यहाँ प्रेसिडेंस ये है ऑपरेशन की कि बी स्टैटिक सी पहले हमने इसको हल करना है, ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले हल करते हैं, तो जो इसका जवाब आए उसे ऑपरेट कर देना है ए के साथ, ए को इसके जवाब के साथ इनफैक्ट ऑपरेट कर देना है। और दूसरी साइड पे उसने लिखा कि नहीं, यहाँ तो पहली साइड पे तो ये था ना कि दूसरे और तीसरे को पहले ऑपरेट करना है और बाद में उनके जवाब के साथ एक ऑपरेट करना है, लेकिन दूसरी तरफ उसने लिखा कि पहले दो को ऑपरेट करना है, जो उसका जवाब आए उसे तीसरे से ऑपरेट करना है। ठीक है, तो गौर से देखो स्टूडेंट्स, हमने तरतीब नहीं बदली, ए बी सी अपनी तरतीब में दोनों तरफ अवेलेबल हैं, लेकिन हमने सिर्फ ब्रैकेट्स बदली हैं, यानी कि प्रेसिडेंस चेंज की है। तो कहता है अगर हर 3 एलिमेंट्स के लिए जो मैं जी में से उठाऊं उनको किसी भी तरह मैं ब्रैकेट्स आगे पीछे करके उनको ऑपरेट करूं, तो ब्रैकेटों के बदलने से, प्रेसिडेंस के बदलने से अगर फ़र्क ना पड़ता हो तो हम कहते हैं ये ऑपरेशन का एसोसिएटिव लॉ वहाँ होल्ड कर रहा है। तो ये ज़ाहिर है उसकी डेफिनेशन थी, हमने यहाँ लिखी, आप इससे पहले से फैमिलियर हो। और दूसरा उसने लिखा कि इस ऑपरेशन के हिसाब का उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाना चाहिए, उस सेट में जिसको हमने बाद में ग्रुप कहना है, उस ऑपरेशन का जो ए नंबर में हमने डिफ़ाइन किया है उसके हिसाब की इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो पाई जाती हो। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे जेंटल एलिमेंट को स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो इस सेट के किसी भी एलिमेंट से सीधी तरतीब से या उल्टी तरतीब से ऑपरेट होते हुए उसे चेंज ना करे, वो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होते हुए लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से उस एलिमेंट को चेंज करने वाला ना हो, ऐसे जेंटल एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। तो उसने लिखा है यहाँ कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए स्मॉल ई in the set G such that A steric E remains equal to E steric A remains equal to A for all A taken from G। फॉर ऑल का मतलब यहाँ फॉर ईच है, ठीक है, तो अलहदा से वो एलिमेंट्स को ऑपरेट करे तो उसे वो चेंज ना करने वाला हो, और किसी एलिमेंट को भी इसी तौर पे वो चेंज ना करने वाला हो। तो सीधी बात ये हमने लिखी है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट जी, तो उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी का पाया जाना स्टूडेंट्स सेट की ग्लोबल प्रॉपर्टी है। तो पूरे सेट का एक आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट में या होता है या नहीं होता है। और ये जो तीसरी लिखी है उसने, ये सेट की ग्लोबल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी है। ये कहता है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी देयर मस्ट एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट। तो क्या है कि जी के अंदर, जी के तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस भी जी के अंदर पाए जाने चाहिए। उस सेट के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी उस सेट में पाया जाना चाहिए। अब इन्वर्स एलिमेंट कहते किसे हैं? स्मॉल ए अगर एलिमेंट था तो उसके इन्वर्स एलिमेंट को ए प्राइम से डिनोट करता है वो, तो ए प्राइम यहाँ पे उसने ये लिखने की कोशिश की है। तो भाई ये जो लिखा है उसने ए प्राइम यानी इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए, तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से सीधी तरतीब से या उल्टी तरतीब से ज़रब दी जाए तो इन्वर्स एलिमेंट कहते ही उसे हैं कि जब वो ऑपरेट होते हुए आइडेंटिटी जनरेट करे, आइडेंटिटी एलिमेंट को जनरेट करे। तो ये ए प्राइम यहाँ उसने ऐसा ही एलिमेंट का नाम लिखा है कि वो जो ए से ऑपरेट हो रहा है या लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो दोनों सूरतों में वो आइडेंटिटी जनरेट करे। तो ऐसे ए प्राइम को ए का क्या बोलते हैं? इन्वर्स एलिमेंट बोलते हैं। तो कहता है कि जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट जी में होना चाहिए।
तो अल्फाज उसने ये यूज़ किए हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स इनवर्ट्स अंडर द सेम ऑपरेशन, जो ऊपर डिफाइन किया था इन जी। तो ये नीचे उसने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन उसकी यानी डेफिनेशन दी है कि इन्वर्स एलिमेंट होता ही क्या है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, ये अभी तक की प्रॉपर्टीज़ ये थी कि वो जो सेट जिसको हमने ग्रुप कहना है वो खाली सेट नहीं होना चाहिए, फिर वो किसी ऑपरेशन से क्लोज्ड होना चाहिए, फिर उसी ऑपरेशन का एसोसिएटिव लॉ भी उसमें होल्ड करता हो, उसी ऑपरेशन के हिसाब की उसमें आइडेंटिटी भी पाई जाती हो, और उसी ऑपरेशन के हिसाब के इन्वर्स एलिमेंट्स भी, उसके तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्स एलिमेंट्स भी उसमें पाए जाते हों। तो ऐसे ही ख़ास सेट को हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और ये जो उसने नोटेशन नीचे यूज़ की है, तो ये कोई पेयर नहीं है स्टूडेंट्स, जी कॉमा स्टेरिक जो उसने लिखा है और स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा है, ये सेट जी को का ही नाम है, ये जी सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। अलबत्ता हमने कॉमा डाल के साथ में उसका ऑपरेशन मेंशन कर दिया कि फ़लाँ ऑपरेशन के तहत, ये यहाँ तो जनरल लिखा है स्टेरिक, तो अगर एडिशन हो तो यहाँ स्टेरिक की जगह एडिशन कर दिया करेंगे। कभी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कोई ग्रुप हो तो स्टेरिक की जगह डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन लिख दिया करेंगे। तो ऐसे लिखने से मुराद है कि ये वाला सेट इस ऑपरेशन के हिसाब से आम सेट नहीं है, बल्कि ये ग्रुप है, यानी ये ऊपर वाले 4 एक्सियम्स को फॉलो करता है, जिनके नेम रिस्पेक्टिवली क्या थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस। तो ऐसे सेट्स जो इन 4 एक्सियम्स को फॉलो करते हैं उन सेट्स को हम ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप्स में से कुछ जो हैं वो अबिलियन ग्रुप्स भी होते हैं, तो ये डेफिनेशन उसने दी है। तो अबिलियन ग्रुप हम उस ग्रुप को कहेंगे जिसका एक फालतू वाला कैरेक्टरिस्टिक यानी अबिलियन होना यानी कम्यूटेटिव होना भी हो। तो ये अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप एक ही चीज़ के नाम है स्टूडेंट्स। तो पहले से तो ये ग्रुप होना चाहिए, डेफिनेशन ये है। और फिर उसमें फालतू प्रॉपर्टी ये हो कि कम्यूटेटिव लॉ भी इस ऑपरेशन का उसमें होल्ड करता हूँ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ का ताल्लुक स्टूडेंट्स दो एलिमेंट्स के साथ है। वो आपको पता है, जो पहले बताया था हमने कि एसोसिएटिव लॉ का ताल्लुक जो है वो तीन एलिमेंट्स के साथ है, और उनकी तरतीब वहाँ नहीं बदलते थे। एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ उनकी ब्रैकेट्स यानी प्रेसिडेंस चेंज करते थे, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ का ताल्लुक दो एलिमेंट्स से है, और इसमें हम उनकी तरतीब बदल के देखते हैं कि तरतीब बदलने से फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। तो उसने लिखा ये है कि स्टेरिक इज़ कम्यूटेटिव इन जी का मानी क्या होता है कि ए स्टेरिक बी मस्ट बी इक्वल टू बी स्टेरिक ए फॉर ईच सिलेक्शन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द सेट जी। तो जी के कोई 2 एलिमेंट्स उठाए जाएं, उनको ऑपरेट किया जाए सीधी तरतीब से या उल्टी तरतीब से, तो उनका जवाब नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एडिशन कम्यूट करती है। कोई 2 नेचुरल नंबर उठा लूँ, फ़र्ज़ करो 2 और 5 उठा लिए, तो 2 + 5 भी उतना ही होता है स्टूडेंट्स जितना 5 + 2। तो गोया एडिशन जो है वो कम्यूट करती है नेचुरल नंबर्स में। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन को इसी सेट पे देखा जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, तो 1 - 2 का कुछ और जवाब होता है और 2 - 1 का कुछ और जवाब होता है, तो माइनस कम्यूट नहीं करती हैं। तो ज़रब के बारे में क्या ख्याल है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करती है स्टूडेंट्स। 2 × 5 इतना ही होता है जितना कि 5 × 2 हुआ करता है। तो एनीवेज वो वाला ग्रुप जिसमें फालतू तौर पे ये कैरेक्टरिस्टिक भी जिसका हो, ये क्वालिटी भी जिसकी हो कि कम्यूटेटिव लॉ उसमें होल्ड करता हूँ, तो ऐसे ग्रुप को अबिलियन ग्रुप कहा जाता है। हाँ, फिर स्टूडेंट्स कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसने यहाँ पर बात की है, तो हम इसे भी देखते हैं।